खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शराब के नशे में बेरहमी से पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट। नौगावा के नीकच में हुई वारदात। रशिया में लापता लक्ष्मणगढ़ के मेडिकल छात्र की मिली लाश। नदी में बहे युवक का 19 दिन बाद बांध में मिला शव। वहीं एक सहपाठी द्वारा धमकी देने का तथ्य भी आया सामने। चौतरफा सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की गई जान। वहीं कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा सहित हादसों में कमी को लेकर दी हिदायतें। और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर छाया देशभक्ति का जज्बा। स्टेडियम सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। नौगावा क्षेत्र में शराब के नशे में 2 व्यक्तियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। ग्राम पंचायत नीकच के अतरिया स्टैंड के पास यह घटना हुई है। मृतक के भाई शमशाद अली ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि उसका भाई अकबर अली पिछले 3 साल से नौगावा क्षेत्र में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। 4-5 दिन पहले उसके किसी बात को लेकर नीकच के रघुवीर और विक्रम से कहासुनी हो गई थी। दोनों ने भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। 5 नवंबर को रात 9 बजे के आसपास दोनों आरोपी अकबर को हसन पब्लिक स्कूल से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर उठाकर पड़ावदा के जंगल में गौशाला के पास ले गए। इसके बाद उसके साथ हाथ पैर बांधकर बेरहमी से मारपीट की गई। एक ग्रामीण की सूचना पर वहां पहुंचकर भाई को छुड़ाकर पहले नौगावा CSC और फिर अलवर लाया गया, लेकिन अलवर ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उधर गढ़ी सरपंच प्रतिनिधि पप्पू खान के अनुसार रात करीब 9 बजे मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। वहां रघुवीर और विक्रम ने अकबर के कपड़े उतारकर नीचे जमीन पर पटक रखा था और उसके ऊपर बैठकर मार रहे थे। इन्हें हटवाकर पुलिस को सूचना दी गई थी। वहीं नौगावा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने भी घटना की जानकारी दी। मृतक के भाई की तरफ से 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच जारी है। गत रात्रि को सूचना मिली थी कि अतरिया नीकच के आसपास एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसमें अकबर अली नाम का व्यक्ति की चोट लगी थी, जिसको रात्रि को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसको रेफर करने के बाद आगे भेजा गया, जहां रास्ते उसकी मृत्यु होना घटित हुआ है। उसके भाई शमशाद अली ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है, जिसमें 103 BNS में दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और घटना की स्थिति ये है कि साहब यहाँ इस जगह पे 2 लड़के नीकच के थे, ओड राजपूतों के। वो हमारे गांव से पड़ावदा से अपने मिस्त्री का काम करके और अतरिया पहुंच गया था। और उन्होंने जो 2 लड़के थे, उन्होंने शराब पी करके उस मिस्त्री को बहला फुसला करके यहाँ ले आए। इस शमशान यहाँ जगह ऐसी है कि यहाँ थोड़ा उजाड़ सा है। कितने बजे घटना थी ये करीब 9 बजे के लमसम। रूस में लापता हुए लक्ष्मणगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट 22 वर्षीय अजीत चौधरी की लाश 19 दिन बाद मिली है। नदी के पास उसके कपड़े शुरुआत में ही मिल गए थे और अब शव बांध में बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि अजीत को किसी दूसरे स्टूडेंट ने धमकी दी थी। धमकी देने वाले छात्र का एक हथियार के साथ फोटो भी देखा गया था। उधर शव वापस लाने में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से यह राशि दिलाने के लिए न्यूयॉर्क में राशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी प्रयास में जुटे हैं। छात्र के परिजनों ने भी भंडारी को पोस्टमार्टम कराने से लेकर शव अलवर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सौंपी है। वे लगातार रूस में भारत के दूतावास और अलवर में छात्र के परिजनों के संपर्क में हैं। गौरतलब है कि अजीत चौधरी रूस के उफा शहर स्थित बशीकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वह 3rd ईयर का स्टूडेंट था। कॉलेज कैंपस से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर नदी बहती है। 19 अक्टूबर को अजीत लापता हो गया था और 20 अक्टूबर को रूस में नदी के किनारे उसके कपड़े मिले थे। उसके आधार पर माना जा रहा था कि अजीत नदी में बह गया। अब बांध में उसका शव मिला है। उधर भंडारी के अनुसार पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनवाने का प्रयास किया है और कहीं संशय है तो जांच करवाएंगे। एक छात्र ने उसे धमकी दी थी जो फोटो में हथियार सहित दिखा है।
उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता शव को सम्मान के साथ अलवर भिजवाने की है। उसके बाद अन्य संशय पर जांच कराएंगे जिससे परिवार को न्याय मिल सके। आप सरकार मेरी हाथ लगनी मैंने मेरा बच्चा वापसी ले जाए, मैं रो रो के पागल हो चुकी हूँ और नहीं हमारा बच्चा नहीं ले होगा तो मैं रोड जाम कर दूंगी कल और आग लगा देंगे सरकार में। बहुत ही दुखद समाचार है कि 19 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर जिले से अजीत चौधरी जो रूस में MBBS कर रहे थे उनकी अननेचुरल डेथ हुई है। हालांकि परिवार का ये मानना है कि उनकी हत्या की आशंका है। वो चाह रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम वहां हो रहा है रूस में, तो उसका भी वीडियो बनाया जाए। राजस्थान में भी वो करवाएंगे। दूसरा, परिवार मेरे संपर्क में है। उनकी माता संतरा देवी जी, अजीत के पिता रूप सिंह जी, उसके दोनों चाचा नारायण सिंह जी और राजेंद्र जी, और पूरा परिवार प्रतीक्षा कर रहा है। पहले तो बच्चे के मिलने की कर रहे थे, अब उसके शव की प्रतीक्षा हो रही है। दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। 20 बीघा में से 3 बीघा जमीन बेच के और इस छात्र को उन्होंने MBBS करने के लिए वहां भेजा। अब इस शव को लाने के लिए उन्होंने हमारी संस्था राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से प्रार्थना की है। उससे पहले भी इसे ढूंढने के लिए उनके माताजी का एक वीडियो हम तक आया था। मैंने परिवार को आश्वस्त किया है कि अजीत का शव ससम्मान अलवर तक पहुंचाया जाएगा, राजस्थान उसके गांव तक पहुंचाया जाएगा। रशिया एम्बेसी के मैं संपर्क में हूं। एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है ICWF, 2009 में उसकी स्थापना हुई। हालांकि जब इस फंड को बनाया गया उस समय उसकी गाइडलाइंस काफी अव्यवहारिक थी, जिन्हें 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें उन गाइडलाइंस को बदला गया। हालांकि ये प्रस्ताव तत्कालीन विदेश मंत्रालय में सचिव ज्ञानेश्वर मुले साहब उन्होंने ये भिजवाया था, और चूंकि मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक न्यूयॉर्क में भी काम किया, उसके बाद भी हम इन समस्याओं को उठाते रहे, तो गाइडलाइंस बदल दी गई थी। और निश्चित रूप से ये बच्चा अजीत का शव इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत शीघ्र इसे राजस्थान पहुंचाया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति दे और अजीत को अपने श्री चरणों में स्थान दे। रामगढ़ के गोंदगढ़ मोड़ पर 40 बच्चों से भरी स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जो दवा लेने जा रहे थे। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह के अनुसार मृतका मंगली देवी और इंद्रजीत सिंह ललावंडी गांव के निवासी थे। उन्हें RBS पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। ड्राइवर बस को दौड़ाता रहा और 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। बाद में वह बस लेकर फरार हो गया। लोगों का आरोप है कि निजी स्कूलों की बसें अक्सर तेज रफ्तार से चलती हैं और उनमें क्षमता से ज्यादा बच्चे भरे होते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर फिर हादसा सामने आया है। यहां गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे ड्राइवर धमरेड़ निवासी कप्तान की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। इस स्कॉर्पियो में कुल 5 लोग सवार थे। हादसा अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास हुआ। अलवर के राजगढ़ निवासी जितेंद्र ने 3 दिन पहले ही नई स्कॉर्पियो खरीदी थी और उसमें काम कराने के लिए वे दिल्ली गए थे। वापस लौटते समय तेज धमाके के साथ स्कॉर्पियो पलटती चली गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो 7 बार पलटी खाकर चकनाचूर हो गई। स्कॉर्पियो पलटने से कुल 4 लोग घायल हुए हैं। परिजन मुकुट और शक्ति ने बताया कि घायलों में राजगढ़ निवासी धर्मेंद्र जागा, जितेंद्र, राकेश और डैनी शामिल हैं। वहीं मृतक कप्तान धमरेड़ राजगढ़ का निवासी था, जो कार बाजार में काम करता है। डैनी और धर्मेंद्र को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। शेष दोनों जख्मी लोगों का अलवर में इलाज जारी है। पूरा हम भाई साहब दिल्ली गए थे मोडिफाई करवा गाड़ी, तो गाड़ी को मोडिफाई करवाया, फिर आती पर होया ये। कौन सी जगह हुआ ये पिनान में होया है। अच्छा, कहाँ कौन कौन बैठे थे गाड़ी में? मेरा नाम राकेश है और जित्तू था और प्रेम जी था, मेरा जिया जी धर्मू था और एक डैनी था और एक और था, उनका क्या नाम था, ठाकरन का था।
अच्छा 5-6 जने थे हम। अच्छा, कौन सी जगह की घटना है ये पिरान की घटना है ये। अच्छा, तो कौन से हाईवे से आ रहे थे आप? दिल्ली हाईवे से। अच्छा, दिल्ली से कब चले थे आप? हम दिल्ली से चले थे 10-10:30 बजे से। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था? धर्मो। अच्छा, क्या नई गाड़ी ली, क्या हुआ है? हाँ, नई ली थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी ली थी? ये स्कॉर्पियो। और वहीं धारूहेड़ा थाना अंतर्गत कापड़ीवास के समीप तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झुंझुनू के सिंगाना गांव का निवासी 24 वर्षीय योगेश कुमार रैगर धारूहेड़ा में आरओ लगाने का काम करता था। गुरुवार शाम वह बाइक से अपने कमरे पर जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक पिकअप ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल योगेश को अलवर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी पिकअप छोड़ मौके से फरार हो गया। वहीं धारूहेड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धारूहेड़ा रहता था वो, कौन सी बास रोड। ये क्या करते थे? यहाँ ये फिल्टर पानी फिल्टर का आरा मशीन का काम करता था। मजदूरी करता था? हाँ। शादीशुदा है? शादीशुदा है। कब हुई शादी? अक्टूबर 2024 में। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ ये? तो पीछे से पिकअप वाला आया, RJ 40 70 कुछ नंबर थे उसके घर, है ना। उस नंबर ने पीछे से टक्कर मारी बच्चे को। पहले डिवाइडर में मारी, फिर उस बच्चे को मारी। पहले डिवाइडर में लगी है, फिर उस बच्चे को मारी है। तो उससे वहाँ उसको चोटें आ गई और वो ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। पिकअप पकड़ ली? पिकअप पकड़ ली। पिकअप थाने के अंदर है, गाड़ी भी थाने के अंदर है। मोटरसाइकिल का हेलमेट वगैरह सब कुछ टूट गया था, कचरा हो रखा है। उधर जिला कलेक्टर ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की समीक्षा बैठक ली। अभियान के तहत दुर्घटना संभावित 31 सड़क मार्गों एवं स्टेट हाईवे 44 पर सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही चिन्हित 38 विद्यालयों के नजदीकी एरिया को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए। कलेक्ट्रेट सभागार में इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में 18 नवंबर तक संचालित 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान संचालित होगा। उन्होंने शहर में संचालित सभी बाल वाहिनियों के वाहन चालकों का आगामी 15 दिवस में नेत्र परीक्षण करवाने के लिए भी कहा है। उन्होंने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग, अनाधिकृत संचालन और फिटनेस उल्लंघन आदि पर सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा नगर निगम एवं यूआईटी द्वारा फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। वहीं बैठक में एडीएम शहर बीना महावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कामली शरण गोपीनाथ, आरटीओ सतीश चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर में देशभक्तिपूर्ण माहौल नजर आया। शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम का जन जागरूकता संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महापुरुषों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसने स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत की। साथ ही तिरंगा वितरण, स्कूल बैंड की प्रस्तुति, निबंध, चित्रकला और रंगोली आदि प्रतियोगिताओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पुलिस और आरएसी जवानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों आदि ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि 15 नवंबर तक पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूआईटी के भूमि अभिव्यक्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरोका ने भी आयोजन की जानकारी दी। आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी 150वीं जयंती पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज हमने शहीद स्मारक पे अपने रिस्पेक्ट्स पे किए हैं। इसके बाद हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पे एक भव्य कार्यक्रम करने का आज आयोजन है, जो लगभग 1 से सवा घंटे का कार्यक्रम है। और इसमें अलग अलग तरीके से भारत माता को जो हम अपनी
पुष्पांजलि अपना रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। उसमें वीरांगनाओं का सम्मान है, उसमें राष्ट्रगीत है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साथ में 1500 लोगों को झंडे बांटने, कैप्स और टी शर्ट्स का वितरण है। ये पूरा कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लगभग 10 बजे तक कंप्लीट कर देंगे और फिर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी जो एक सेंट्रल लाइव टेलीकास्ट है वो जिले की सारी 290 ग्राम पंचायतों पे और सभी 1100 से ज़्यादा गाँवों पे डायरेक्ट प्रसारण किया जाएगा। और इस तरह ये पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम की श्रृंखला में कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा, किस तरह के अलग अलग कार्यक्रम होंगे? ये कार्यक्रम तो आज का है और फिर ये पूरे अभी लंबे समय तक चलेगा। लगभग इसके अभी 20-25 दिन और का ये कार्यक्रम होगा और हर दिन ही कोई ना कोई ऐसी देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियाँ, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, कलर मेकिंग हो, एग्जीबिशंस हो, अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह वो हमारी डेली की प्लानिंग है और ये अगले पूरे 1-1.25 महीने तक चलेगा। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत का इतिहास, उसकी अमर कथा, स्कूली विद्यार्थियों द्वारा संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पूर्व जो है शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर एक बाइक रैली की रवानगी की गई, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं और महिला पुलिस जवान हैं उन सभी ने भाग लिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे 7 से 15 तारीख तक जारी रहेगी और ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रभात फेरियां, बाइक रैली, दौड़, खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन और विशेष रूप से युवाओं, छात्र छात्राओं में जो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना है और साथ ही आत्मनिर्भर और स्वदेशी की भावना है, उसको बढ़ावा दिया जाए। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। एक गोष्ठी में उन्होंने बताया कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी। वहीं वर्ष 1896 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस गीत का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस अवसर पर मनोज शर्मा, गौरव अरोड़ा, ओम प्रकाश अरोड़ा और सत्यनारायण सोमवंशी आदि उपस्थित थे। संपूर्ण देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए बड़े गौरव का दिन है कि 150वां जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जयंती मनाई जा रही है। निश्चित तौर पर उन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को रचना की। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत गाया और निश्चित रूप से यह गीत हमारा क्रांतिकारी गीत साबित हुआ और पूरे देश में वंदे मातरम के नारे लगे और वो एक आंदोलन का प्रतीक हो गया। तो निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को कि महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के महानायकों पर जितने भी गीत या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, किस तरीके से गुलामी की दास्तां से देश को मुक्त कराया है, निश्चित तौर पर मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जितने भी हमारे पुराने जो हमारे गीत और क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से 150वीं जयंती जिस तरीके से वंदे मातरम गीत ने इस देश को आज़ादी दिलाई, एक आंदोलन का पर्याय बन चुका था और अंग्रेज़ों की नाक में दम हो चुका था और वंदे मातरम गीत को अंग्रेज़ों ने बैन भी किया और उसके बाद भी हमारे इतिहासकार, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के नारे लगाकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वहीं शुक्रवार को इस उपलक्ष्य में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। एडवोकेट ममता दीक्षित ने बताया कि वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट जारी किया है, साथ ही एक पोर्टल भी बनाया गया है। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने कहा कि आज़ादी दिलाने में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का अहम योगदान रहा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री, हमारे युवा प्रधानमंत्री हैं, वो हर कार्यक्रम के बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज देश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे कर रहा है और हमें सौभाग्य है कि आज हम 150 वर्ष पूरे होने पर इस खुली सांस में हम जी रहे हैं, जिंदा हैं। और ये एक क्रांतिकारी नारा था और इसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। इसी की सांस ले रहे हैं हम खुली हवा में और ये अभी देश के सौभाग्य है हमारे लिए। वंदे मातरम सॉन्ग को बने हुए 150 साल हो चुके हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और एक पोर्टल भी बनाया गया है
और वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया था। 1937 में इस गीत के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई थी। ये गीत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में जोश की भावना भरता था और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी तो उस वक्त भी उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। मैं अपनी भूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर करने जा रहा हूँ। हमारे देश का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे देश को ऐसे ही सोने की नगरी नहीं कहा जाता था। यहाँ की धरती, वायु, पवन, जल, पेड़ पौधे, ये सभी बहुत उत्कृष्ट रूप से काफ़ी फलीभूत थे। उधर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने एवं सुभाष नगर योग केंद्र की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। RNDNC मित्तल फाउंडेशन एवं भारतीय योग संस्थान द्वारा मित्तल हॉस्पिटल के बाहर प्रांगण में यह आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर SC मित्तल सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। अलवर जिला परिषद की बैठक शुक्रवार जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान बिजली, पानी और प्याज संकट पर तीखी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें बिजली, पानी, सड़कों की मरम्मत और प्याज संकट जैसे विषय प्रमुख रहे। वहीं छिल्लर ने कहा कि सभी विभागों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिले में प्याज पर चर्चा हुई है। प्याज के लिए राज्य सरकार को और सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी को हमने प्रस्ताव भेजा कि प्याज के रेट किसानों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट खोला जाए। और जो विकास के जितने मुद्दे थे उन पर डिस्कस हुई। जनप्रतिनिधि जो समस्या उनको दूर की गई। विकास के जो काम थे उन पर अनुमोदन किया गया। जिसी भी तरह की जो भी समस्या है उसका मौके पर समाधान किया। अधिकारियों को लेकर निर्देश दिए कि हाँ, जो अधिकारी एब्सेंट रहा, जिस जिले से नहीं आया, उसको नोटिस इशू कर दिए गए। और जो अधिकारी जो ऑथेंटिक नहीं आया मीटिंग में आने के लिए, उसको आगे की मीटिंग के लिए रोक दिया गया कि भाई। और जो जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे उनको नोटिस दिलाओगे? जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे उनको 2 मीटिंग में, तीसरी मीटिंग उसको धारा 38 कार्रवाई कर देंगे। अभी तक ऐसे लोग हैं जो लगातार 3 मीटिंग में नहीं आए? ऐसे लोग अभी नहीं आए। एक मीटिंग छोटी, दूसरी मीटिंग में नहीं आए। 2 मीटिंग मिस करेगा, उसके लिए कार्रवाई होगी। बिजली विभाग को लेकर भी कुछ समस्या है? हाँ, बिजली को लेकर, तारों को लेकर का लाइन जो गांव में खिंच रही थी, GSS के मैटर थे। जहां भी विवाद थी, जहां GSS को जमीन नहीं मिल रही थी, उसके लिए भामाशाहों की लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि भामाशाह आए और उस काम में मदद करें। एक दो मुद्दे ऐसे भी थे कि जहाँ पे आपने शिकायत करी और आप गए और आप बात करके नहीं, मैं तो जो बिजली विभाग को बताया गया कि जो ठेकेदार बिजली के हैं उनको अधिकारी ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद वो 15 दिन तक काम नहीं करता। उसका समय तय किया जाए कि भाई आपको काम दिया गया फलाने के यहाँ बिजली लगाने का, तो उस काम को उसके दूसरे दिन उस आदमी को एक समय सीमा तय हो। इस बात के लिए सूट बताया। खैरतल DSO के बारे में आपने बोला था कि हाँ, उसने खैरतल सोनी है DSO, वो क्या करता है कि सस्पेंड करता है, फिर बहाल करने के पैसे लेता है, फिर बाद में कि जिला प्रमुख को MLA का नाम लेता है, MLA को जिला प्रमुख का नाम लेता है। इस तरह की हरकत करता है। तो आप मानते हो भ्रष्टाचार जबरदस्त कर रहा है? नहीं, DSO खैरतल का भ्रष्टाचार है। हाँ, मैंने लिखा, कार्रवाई कर रखी। आज सदन में लेने प्रस्ताव, सदन में उसके खिलाफ प्रस्ताव लिया। वहीं यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और इस दौरान पार्षद संदीप फौलादपुरिया हाथ में हल लेकर पहुंचे। पार्षद ने कहा कि जिस तरह पुलिस अफसर के कंधे पर स्टार होते हैं, उसी तरह यह हल किसान का स्टार है। गौरतलब है कि पिछली बैठक में फौलादपुरिया प्याज की माला और हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे थे। साथ ही किसानों के हित में आवाज उठाई थी। हालांकि पिछली बार कोरम पूरा नहीं होने के कारण मीटिंग नहीं हो सकी थी। साथ ही इस मीटिंग में कलेक्टर और अन्य बड़े अधिकारियों के नहीं पहुँचने पर भारी हंगामा हुआ था। ये किसानों की बात को लेके, किसानों की व्यथा को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके हम लोग आज जिला परिषद की मीटिंग में हल लेके पहुँचे हैं। किसानों का चाहे फसल खराबा हो, चाहे फसल का उचित रेट ना मिलना हो, और उन सब को ध्यान में रखते हुए, कमेरे वर्ग को ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रशासन के सामने, इस सरकार के सामने इस हल को लेके पहुँचे हैं।
पूज्य सिंधी पंचायत सहित अलवर शहर की सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भवानी तोप से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। साथ ही प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ विरोध जताया गया। बघेल पर सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप हैं। इसी क्रम में आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने बघेल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान गोविंद मंगलानी, नरेश तख्तानी, रमेश चौथानी, खेमचंद चांदवानी, ब्रजेश कुमार सुखवानी, एकता कुकरेजा, बरका दांतवानी और तेजमूल रामचंदानी आदि मौजूद रहे। वहीं सुरेश कुमार ने भी रोष जाहिर किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। एवं सर्व सिंधी समाज की ओर से छोट भैया नेता जो कि छत्तीसगढ़ के हैं अमित बघेल जी, उन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के खिलाफ अलग अलग टिप्पणियां की हैं। उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर सिंधी समाज को न्याय दिलवाया जाए। सिंधी समाज एक सभ्य समाज है और शांतिप्रिय समाज है, कभी भी आक्रामक नहीं हुआ। हम हिंद और सिंध में विश्वास करते हैं, हम हिंद और सिंध में विश्वास रखते हैं। सिंधी समाज अब आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई जी शाह गृह मंत्री, भाई भूपेंद्र जी यादव और राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर भाई भजन लाल जी एवं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का प्रावधान किया जाए। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण में बैडमिंटन, योग और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं 14 और 15 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वीर शक्ति संस्था के बैनर तले खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके दूसरे चरण में प्रतिभागियों ने जिले के 8 खेल मैदानों में बैडमिंटन प्रतियोगिता सहित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित योग और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाया। प्रतिभागियों ने इस आयोजन को सराहनीय पहल बताया। रैनी थाना क्षेत्र के लुनियाबास भूड़ा गांव के ग्रामीण शुकवा को फिर से जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे। वे गुरुवार को भी रास्ते की जमीन को लेकर जिला कलेक्टर से मिले थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी संबंधित पटवारी और तहसीलदार ने मिली भगत कर धोखाधड़ी से जमीन पर स्टे लगवा दिया। यह कार्रवाई गुरुवार शाम करीब 4 बजे की गई, जबकि जमीन विवाद पहले ही कलेक्टर के संज्ञान में था। यह जमीन वर्षों से सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने पटवारी की मिलीभगत से कब्जा करने की कोशिश की है। इस पर विरोध जताने के लिए ग्राम शुकवा को दोबारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत भूड़ा लुणिया के बाद से आए हुए हैं साहब रास्ता के लिए। हमारा रास्ता नहीं खुला साहब। कल भी आए थे? हाँ जी सर, कल भी आए हैं। कल क्या आश्वासन दिया? कल कुछ आश्वासन दिया नहीं दिया साहब। साहब ने किया है कि आज 6 बजे काम हो जाएगा। 6 बजे नहीं, 4 बजे तहसीलदार साहब ने मिली भगत से पटवारी साहब से स्टे कंप्यूटर में जबरदस्ती चढ़वा दिया गया है। फर्जी स्टे जबरदस्ती पटवारी साहब ने हमारे सामने जबरदस्ती चढ़ा दिया गया है। किसी की कोई पार नहीं मानी साहब पटवारी साहब ने। क्या नाम पटवारी का? पटवारी का है साहब भोलाराम मीणा। जबर काम किया, जबरदस्ती फर्जी स्टे चढ़ाया साहब। कलेक्टर मिला, कलेक्टर साहब कोई बात नहीं मानी साहब, पौनी नहीं उठाते। कलेक्टर ने 6 बजे आपका चढ़ जाएगा रास्ता, परिक्रमण स्टेज नहीं लगेगा, पर जबरदस्ती, हाँ जी जबरदस्ती 6 बजे से पहले 4 बजे लग गया साहब। ग्राम पंचायत भूड़ा, तहसील रैनी, जिला अलवर का निवासी हूँ और हमारी समस्या है कि जब हमने डीएलसी रेट जमा कर चुके तो ये रास्ता की समस्या क्यों? ये जनता इससे सवाल है, जनता का सवाल है। डीएलसी रेट जब जमा हो चुकी तो हमारा रास्ता का प्रकरण आगे क्यों रोका गया? पटवारी साहब ने जबरदस्ती स्टे लगाई, ऐसा क्यों? फर्जीवाड़ी स्टे लगाया गया, फर्जी स्टे लगाया गया और हमारे रास्ते को काम को रोका गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे पूरा काम हमने हमारा कर दिया है, हम केस जीत चुके, ऑर्डर पास हो चुका और हमारे जो रिकॉर्ड में उसको छंडा नहीं रहे हैं। बारां जिले के अंता में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पड़ोसी जिले झालावाड़ के पिपलोदी गांव में स्कूल गिरने पर बच्चों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे, लेकिन वोट लेने के लिए वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ आ गए हैं। यह दिखाता है कि भाजपा जनता के दुख दर्द में साथ नहीं आती। नेता प्रतिपक्ष जूली ने अनेक गाँव में जनसंपर्क किया। साथ ही कहा कि प्रमोद जैन भाई के मंत्री रहते हुए राजस्थान ने खनन क्षेत्र में काफी प्रगति की। साथ ही उनके गोपालन मंत्री के कार्यकाल में प्रदेश भर में गौशालाओं को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सदर रेंज में गुरुवार को पर्टको को टाइगर ST 2304 की साइटिंग हुई। यह बाघ अचानक सफारी ट्रैक पर जिप्सी के पास आ गया। इसके बाद वह कभी ट्रैक के इस पार तो कभी उस पार घूमता नजर आया, लेकिन कुछ देर बाद टाइगर लगातार जिप्सी के आसपास मंडराने लगा, जिससे कई लोग डर भी गए। इस सीजन में टाइगर ST 2304 की यह पहली साइटिंग बताई जा रही है। इससे पहले सरिस्का में बाघिन ST 9 और टाइगर ST 21 यानी युवराज की लगातार साइटिंग हो रही थी। गौरतलब है कि सरिस्का में बाघों और शावकों की संख्या बढ़ने के बाद जंगल सफारी का रोमांच लगातार बढ़ रहा है। जिला अभिभाषक संघ अलवर के चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। मौजूदा उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि पूरे राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 12 दिसंबर को 11 पदों के लिए मतदान होगा। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, पुस्तकालय सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य पद शामिल हैं। वहीं इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। ये राजस्थान बार काउंसिल में के चुनाव होंगे जो सारे संपूर्ण प्रदेश में एक ही साथ होंगे, जिनकी दिनांक राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फिक्स कर दी गई है। उसके अकॉर्डिंग ये चुनाव 12/12/2025 को संपन्न होंगे। पूरे प्रदेश भर में, पूरे राजस्थान में सभी बारों में एक साथ चुनाव प्रक्रिया की जाएगी और उसके तहत अलवर बार में भी चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत दिनांक 10/11/2025 से वार्षिक चंदा मतदाताओं हेतु जमा करा दिया शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 28/11/2025 रखी गई है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा शांति कुंज में संचालित आचार्य हस्तिक चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। स्वर्गीय के अवतार गुप्ता की स्मृति में लगे शिविर में डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा जांच कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया। इसके बाद लेंस प्रत्यारोपण के निःशुल्क ऑपरेशन हुए। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से शनिवार को जोड़ रोग परामर्श शिविर लगाया जाएगा। आज महावीर इंटरनेशनल अलवर आचार्य हस्तिक चिकित्सालय पर नेत्र जांच और ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया। यह शिविर निःशुल्क है। इसके अंदर किसी से कोई चार्जेज वगैरह नहीं दिए गए हैं। चश्मा, खाने पीना और नाश्ते सबकी व्यवस्था निःशुल्क है और ऑपरेशन के पश्चात रोगियों को जिनका ऑपरेशन होंगे उनको चश्मे भी निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी द्वारा हमारे यहाँ ऑपरेशन सभी किए जाएंगे। अभी मरीजों की जांच होगी, उसके बाद इनका BP, शुगर वगैरह सारी चेक होंगी। उसके पश्चात जो पेशेंट ऑपरेशन योग्य होंगे उनके ऑपरेशन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर ने विधि प्रशिक्षु विद्यार्थियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने मुख्य वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की विशिष्ट योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह योजना निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को कानूनी सहायता और वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर भी प्रकाश डाला था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित पीड़ित प्रतिकर सहायता योजना के बारे में भी जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग और RKCL द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क RSCIT कोर्स की शुरुआत दिल्ली दरवाजा अंदर गो ट्रैक इंस्टीट्यूट पर की गई। संस्था निदेशक विकास गुप्ता ने बताया कि इसका शुभारंभ पार्षद देवेंद्र कुमार ने किया। केंद्र पर 20 महिला विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये ग्रोटेक इंस्टीट्यूट दिल्ली दरवाजा के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क RSCIT कोर्स ऐसा करवाया जा रहा है। यह बैच अगस्त 2025 में चालू हुआ और हमारे यहाँ कोचिंग में 20 बालिकाओं का चयन हुआ है, जिसमें इसको निःशुल्क सिखाया जाएगा। यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 11 के देवेंद्र रजगनिया पार्षद वो यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों को कैरियर के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर सीखकर हम आगे क्या भविष्य निर्माण कर सकते हैं, और हमने उनको बुक देकर उनको। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR जारी है। 3 दिन में BLO ने घर घर जाकर 2,35,778 से अधिक EF फॉर्म वितरित किए हैं। इस कार्य में अलवर जिला प्रदेश में अग्रणी रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अपील की है कि मतदाता 4 दिसंबर तक एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने BLO को जमा करवाए। साथ ही स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करे।
प्याज के कम दामों के कारण आर्थिक मार झेल रहे किसानों को राहत की मांग उठ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि प्याज की फसल किसानों को रुला रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत प्याज का भाव बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्याज का निर्यात बढ़ाना जरूरी है, साथ ही प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाए। सैनी के अनुसार 1 बीघा प्याज में 50,000 से ज्यादा का खर्च आता है, लेकिन फिलहाल मंडी में तो प्याज पहुंचाने के लिए किराया देना भी मुश्किल हो गया है। सर, राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान हिस्सा है, विशेषकर अलवर, भरतपुर, दौसा और आसपास के अन्य जिले हैं, बहरोड तक, कोटपुतली तक, ये प्याज बड़े स्तर पर हो रही है। लेकिन प्याज की स्थिति ऐसी कि 5 रुपये किलो बिक रही है, किराया भी नहीं निकल रहा, जबकि मोटी लागत किसान को आती है। सरकार की नीतियों के कारण किसान को प्याज की उपज नहीं मिल रही। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के साथ साथ किसान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों के साथ ये ना तो राजस्थान सरकार ध्यान दे रही है, ना केंद्र सरकार। आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम खूब पढ़ने को मिल रहा है। हमारे नेता चाहे दिल्ली के स्तर पर राहुल गांधी जी हैं, चाहे राजस्थान में हमारे पायलट साहब है, गहलोत साहब है, जूली जी हैं, खूब उठा रहे हैं। किसानों की मांगों को खूब उठाते हैं, किसानों के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के लिए आत्महत्याएँ कर रहे हैं किसान हमारे भाई। ये फसल नहीं है, हर एक फसल पे चाहे कोई भी हो, ओलावृष्टि से नुकसान हो, उनका आज तक मुआवजा नहीं मिला। इसी तरह से आज स्थिति ऐसी हो रही है कि खासतौर से 3-4 जिले जो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्याज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर यहाँ नहीं हो तो ये बाहर से मंगानी पड़ती है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा प्याज हो रही है कि आज प्याजों की स्थिति ऐसी हो रही है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं। 5 रुपये किलो के हिसाब से भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहे, जबकि किसान भाइयों की लागत 15 से 20 रुपये किलो लागत आती है। 1 बीघा पे 50-60 हज़ार रुपये करीब बीघा पे खर्चा बैठता है। अब किसान भाइयों को जो बहुत ज़्यादा प्याज बो रहे हैं, उनको अपने खर्चा तो क्या कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, खर्चा तो बहुत बड़ी बात है। तो राज्य सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि उनके किसान भाइयों की एक उचित मूल्य पर जो उनका खर्चा बैठ रहा है, कम से कम लागत तो वो तो मिले। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये बीघा जो बैठ रहा है, उनके 1 लाख रुपये लागत उनको कम से कम मिले और सरकार अपने स्तर पर उन प्याजों को खरीदे और ऐसे कोल्ड स्टोरेज की तैयारी करे जहाँ उनको रखे। और भारत सरकार से भी निवेदन करे कि जो आज उन्होंने निर्यात इंडिया से बाहर उन्होंने बंद कर रखा है, निर्यात को खोला जाए ताकि हमारे किसान भाइयों की प्याज अन्य देशों में जाए और इनको उचित मूल्य मिले। तो मेरा निवेदन राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से है कि इन पे किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किसान हर मौसम में हर तरह बेचारा बर्बाद होता है, मरता है, आत्महत्या करता है। तो ऐसे अगर कदम रहे तो जो हमको सुनने को मिलता था महाराष्ट्र में, गुजरात में और अन्य स्टेटों में मिलता था कि वहाँ किसानों ने आत्महत्या करिए, ये ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में भी और भरतपुर में स्थिति ऐसी पैदा हो जाए। तो कब तक किसान वो करेगा? तो इनकी लागत जो बैठ रही है, कम से कम वो लागत सरकार उचित व्यवस्था करे और उनको कम से कम उनकी लागत मिले, उनको नुकसान नहीं जाए। सर, आपको लगता है कि सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों को अच्छे भाव मिले, MSP लागू करे और सुनिश्चित करे कि किसान को उपज का लाभ मिले, क्योंकि सरकार की नीतियाँ इस तरह की है कि किसान को उचित फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है। मैं पुनः आपसे चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, हम तो हमारी सरकार, हमारे नेता तो बार बार कर हर फसल का उनको MSP रेट की जाए, फिक्स रेट की जाए, हर फसल पे उनको नुकसान होता है, चाहे कोई भी हो। कम रेट में मोटे व्यापारी बैठे हैं, कम कीमत पे गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, जो भी सरसों, हर फसल में उनके साथ ऐसे होता है। कम कीमत पर उनको करीब किसानों को बेचनी पड़ती है और बाद में उचित ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं। तो सरकार को अपने स्तर पर एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए, उनको सही मुआवजा पैसा सही रेट मिले, चाहे कोई भी फसल हो। अभी पूर्व में सरसों का, कपास का, इनके लिए शिकायत आई थी, अब प्याज की आ रही है। तो सरकार, राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, एक सही व्यवस्था करे, जो इनको जो लागत है कम से कम वो लागत इनको किसान भाइयों को मिले, ताकि ये जो मोटे नुकसान से बचें और जो बर्बादी की तरफ उनके जा रहे हैं, उन बर्बादी से किसान भाइयों को बचाया जा सके। उधर जाटो समाज के जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव के अनुसार ज्यादातर किसान खेत में ही प्याज की फसल की जुताई कर रहे हैं। वजह यह है कि प्याज निकालकर मंडी तक ले जाने का कोई लाभ नहीं है। इस वजह से गेहूं की फसल बोने के लिए वे खेत खाली कर रहे हैं। वहीं प्याज में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने भी विदेशों में निर्यात खोलने और प्याज भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज पर जोर दिया। सर, इस बार आपने कितनी प्याज बोई है? इस बार मैंने पहली बार, मेरे जीवन का पहली बार 4 बीघा प्याज बोई थी, जिनमें से न तो माल बन पाया, न कोई दाम मिल पा रहे हैं। इसलिए उनमें से आधे खेत को
प्याज सहित जोत करके गेहूं लगाने की तैयारी में अब हम करने लग गए हैं, क्योंकि गेहूं भी पछेत होएंगे, फिर उस फसल का भी हमको कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। इसका जो यहाँ अगर हम मंडी में भी ला के बेचें तो उसका किराया भाड़ा भी वसूल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी बात को सुन रहे हों, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किसानों की ओर थोड़ा ध्यान बटाएं और या तो निर्यात बढ़ाएं या कोई अन्य कोई जो सब्सिडी मिलती है, इनकी जो रेट है वो गवर्नमेंट अपनी रेट निर्धारित करे और किसानों को कुछ फ़ायदे दिलाने के प्रयास करें। अभी क्या रेट मिल रही है सर? अभी जो बढ़िया प्याज है उसकी 700 रुपये मन का भाव है, जो एक क्वालिटी की है, और उससे नीचे 200, 300, 400 रुपये तक का भाव मिल रहा है। इससे भारी नुकसान है, किसान परेशान है कुल मिलाकर। सर, एक बीघे पर कितना नुकसान है? एक बीघे में 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, पानी का, खाद बीज का, सबका मिलाकर। और उसमें से जब यहाँ से खेतों में से ले जाते हैं तो उसका किराया भाड़ा तक भी वसूल नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूर होकर के उसमें से कुछ हिस्सा हमने जोत दिया है गेहूँ आगे तक की वजह से, क्योंकि गेहूँ को हम पछेत होने के चांस है। सर, आपको लग रहा है कि प्याज है जो किसान को रुला रही है और प्याज के कारण किसान काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं? बिल्कुल सत्यता है। एक कहावत है कि प्याज है जो काटते वक्त वो आंखों में आंसू दिलाती है, वो साक्षात में इस बार ऐसा हो रहा है कि बिना काटे हुए किसानों के आंसू रुला रही है। आपको लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए? सरकार को बहुत ज़रूरी है ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अन्य फसलों पर भी गवर्नमेंट ने दरें निर्धारित कर रखी हैं, ऐसे प्याज की भी हो जाएं तो किसानों को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। सर, हर माल का, चाहे कपड़ा हो, दवाई हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, मकान बनाने की सामग्री हो, उसके रेट निर्धारित करने का जो काम है उसका जो निर्माता करता है, लेकिन प्याज जो का निर्माता है वो किसान है, लेकिन किसान अपनी कीमत तय नहीं कर पाता और बाज़ार में मनमाने दाव उसके बेचारे के लगते हैं और उसको भाव नहीं मिल पाते हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि सरकार को भी ऐसा अधिकार किसान को देना चाहिए कि वो कम से कम अपनी कीमत तय कर सके? मैं तो किसानों से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्तर पर गोदामों की भंडारण करने की जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलें, और ये जो दुकानदार हैं, जो थोक विक्रेता हैं, ये अपने गोदामों में भर के फिर मुनाफे से बेचते हैं और किसान उससे वंचित रह जाता है। सरकार को इनको गोदाम बनवाने चाहिए, स्टॉक करवाना चाहिए, और इनको अगर जो रेट है उस निर्धारित रेट पर खरीदें ताकि किसान का बचाव किया जा सके। डीईओ माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय के निर्देश पर तुलेड़ा में कार्यरत अध्यापिका वसुंधरा चौधरी के खिलाफ जांच जारी है। आरोप है कि उन्होंने पद पर कार्यरत रहते हुए बीएड पाठ्यक्रम को नियमित प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूरा किया, लेकिन इस दौरान विभाग को इसकी सूचना नहीं दी। आरोप पत्र के अनुसार अध्ययन की अवधि के दौरान विद्यालय से अनुपस्थित रहते हुए भी नियमित वेतन भत्ते और बोनस प्राप्त किए गए। वसुंधरा चौधरी को निर्देश दिया गया कि वे इस आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करें। वहीं निर्धारित अवधि में उनका लिखित जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। डीईओ महेश मेहता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। शिकायत आई थी, शिकायत की जांच करवाई, जिसको अपन प्राथमिक जांच बोलते हैं। उसके बाद प्रकरण को देखते हुए विभागीय जांच प्रस्तावित की है और उसके तहत संबंधित को जो है ज्ञापन जारी किया गया। सर, किस तरह की शिकायत मिली थी, क्या आपका मामला था? शिकायत थी कि एक ही अवधि में जॉब और एक ही अवधि उसी अवधि में बीएड नियमित रूप से। सर, कहाँ का ये मामला है और किस तरह की ये जांच है अभी? वो जांच तो सर अब क्या है कि मैंने कहा ज्ञापन दिया अभी, अब आप उसको नोटिस समझ लीजिए, हमारी भाषा में ज्ञापन है, और ज्ञापन के लिए संबंधित को समय दिया जाता है अपना जवाब पेश करने के लिए। 15 दिन का जवाब दिन दिया है, जवाब आ जाएगा, उसके बाद जो है जांच कार्रवाई आगे। अलवर के खुदनपुर स्थित जोहड़ वाले श्री चमत्कारी शिव मंदिर में 9 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बाबू ने शुक्रवार को 6वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई, साथ ही भव्य झांकी सजाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। वहीं हम अपने जीवन में अधिक आनंद तब उठाते हैं जब दूसरे लोगों की सोच की चिंता करना छोड़ देते हैं।
अलवर की नई बस्ती दिवाकरी में एक व्यक्ति की तेजाब पीने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नटवर सिंह नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में गलती से दवा समझकर तेजाब पी लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वैशाली नगर थाने के एसआई शिवलाल ने बताया कि मृतक नटवर सिंह दिवाकरी का रहने वाला है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 6/11/2025 को नटवर सिंह सनोप किशोरी लाल जाटव निवासी नई बस्ती दिवाकरी दारू के नशे में गलती से वो खांसी की दवा समझकर तेजाब को पी गया था, जिसको ये चलोर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल अपनागर शालीमार की ओर से 20 दिसंबर को यहां 30 बीघा स्थित राम श्याम मंदिर प्रांगण में भव्य संकीर्तन होगा। मौसम में कोलकाता के फूलों से खाटू श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। इससे पहले 6 दिसंबर को तोरण द्वार न्यू मुहूर्त एवं विशाल भंडारा किया जाएगा। साथ ही 19 दिसंबर को निशान एवं रथ यात्रा निकलेगी। मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि इसी क्रम में शुक्रवार को श्री खाटू श्याम जी और मुंडरू धाम मंदिर में निमंत्रण दिया गया। समाचारों में वक्त चला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता
राहुल इंडस्ट्रीज घोड़ाफेर चौराहा अलवर 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीप वेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज घोड़ाफेर चौराहा, राजपूत हॉस्टल अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। थाना गाजी में डंपिंग यार्ड नहीं होने से कचरे का पहाड़ लगा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र से रोजाना उठने वाला कचरा यहां रिंग रोड पर डाला जा रहा है। इस रिंग रोड के पास पुलिस थाना, सरकारी औद्योगिक संस्थान, अस्पताल सहित आवासीय कॉलोनी बसी है। ऐसे में यहां रहने वाले ग्रामीणों और कर्मचारियों को भारी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अलवर जयपुर मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों में सवार लोगों को 1 किलोमीटर दूर से अपनी नाक बदबू के कारण बंद करनी पड़ती है। इसके अलावा बांदीपुल हनुमान मंदिर के समीप से निकलने वाली रूपा रेल भी इस कचरे से दूषित हो रही है। उधर कारवा का अधिशासी अधिकारी मोहित पंचोली ने बताया कि सरकार द्वारा अमरा का बास में जगह चिन्हित की गई है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जा सका है। के अधीन मेरे पीछे ही है कचरा, करीब 5 सालों से इसी हालात में है। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते थाना गाजी नगर पालिका क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब परेशान हैं। यहाँ पर अस्पताल है, पुलिस थाना है, सरकारी ITI है, आवासीय बस्तियाँ हैं। अलवर, जयपुर, दिल्ली सहित अनेक जगह के प्रांतों के लोग बाग यहाँ पर आते हैं, जिसके चलते यहाँ दुर्गंध के मारे लोग बदबू से परेशान हो जाते हैं और चलते रहते हैं। कारण यह है कि नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो सभी सफाई कर्मचारी इस कचरे को गाँव से ला करके, नगर पालिका क्षेत्र से ला करके थाना गाजी की सड़क पर डालते हैं। बाईपास मार्ग जो थाना गाजी का हृदय स्थलीय रिंग रोड, उस पर यह कचरा जमा है। 5 साल से लगातार यही हालात है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर लघु और युवा उद्यमियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्रालय, राजस्थान सरकार की ओर से DIC के सहयोग से यह आयोजन हुआ। इसमें सरकार की ओर से उद्यमियों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग भवन जयपुर से आए ट्रेनर भूपेंद्र दादीच, DIC से पंकज गोयल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। मालाखेड़ा उपखंड के बालेटा स्थित प्राचीन भगवान भोले शंकर के मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ जारी है। सनातन धर्म प्रचारक रामकथा मंडल प्रयागराज और महंत अंकुश द्विवेदी के सानिध्य में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं। उन्होंने भगवान विष्णु की कथा का वाचन करते हुए बताया कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, केवल श्रद्धा भाव की आवश्यकता है। उधर कथा के दौरान नन्ही बालिकाएं भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करती देखी गई। अलवर करौली मेगा हाईवे महुआ टोल नाके पर टोल कर्मियों की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन जारी है। शुक्रवार को परिवहन विभाग के कार्मिक भी यहां पहुंचे और इस दौरान कई वाहनों का चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। रीडकोर कंपनी की ओर से यहां वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने आदि की जानकारी भी दी जा रही है। टोल नाके के प्रभारी ने इससे अवगत करवाया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला परिषद CO और CDO को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में वर्ष 2022 एवं 2023 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण के बारे में मांग उठाई। इस दौरान संगठन मंत्री कन्हैया लाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मीना, लेखराज यादव, प्रेम जाट, राजेश खंडेलवाल, दिनेश चंद शर्मा और कृष्ण अग्रवाल मौजूद थे।
राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों से सरपंच संघ राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अन्य अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया गया। महेश पटेल ने बताया कि मनरेगा सामग्री का भुगतान 3 वर्षों से प्रदेश भर में रोका हुआ है। इसी तरह ग्राम पंचायतों में ग्रामीण कार्य निर्देशिका में आ रही समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल सहित नेमीचंद मीणा, रोशन अली चीपा, शक्ति सिंह रावत आदि मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र से तुलसीदास नावलिया, पेमाराम सैनी, लीलाराम गुर्जर आदि की भागीदारी रही। राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारी कल जयपुर में शासन सचिवालय में कुछ अधिकारियों से मिले थे। सरपंचों की जो मुख्य समस्या है, एक तो नरेगा की सामग्री का जो भुगतान नहीं हो रहा, उसमें टेक्निकल जो दिक्कत आ रही, उस संबंध में अधिकारियों से वार्ता हुई। इसके अलावा SFC और FFC की जो बकाया किस्तें हैं ग्राम पंचायतों की, उनके संबंध में माननीय ACS महोदय फाइनेंस और पंचायत राज सचिव महोदय और अधिकारियों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी किस्तें रिलीज करवा रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर अकबरपुर सीनियर स्कूल में कार्यक्रम हुआ। यहाँ बच्चों ने पूरे जोश के साथ वंदे मातरम गाया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय गान के बारे में बताया गया। राजगढ़ के माचाड़ी चौक स्थित डॉक्टर देशबंधु गुप्ता इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में अलवर सांसद खेल उत्सव का द्वितीय चरण शुरू हुआ। यहाँ 3 दिवसीय बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। प्रभारी चुन्नीलाल ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं अतिथियों ने बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। अलवर सांसद खेल उत्सव 02 बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता इस देशबंधु गुप्ता इंडोर बैडमिंटन कोर्ट पे आयोजित हो रही है। 7, 8 और 9 को 3 दिवस की चलेगी है और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ लगभग 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और आज का पहला दिन है जिसमें सभी खिलाड़ी उपस्थित हो रहे हैं और उनका मैच शुरू भी कर दिया गया है और यहाँ पर सबके लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की गई है और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा क्योंकि इस वातावरण से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और आने वाले जो खिलाड़ी है उनको प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ हम किस तरह से इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकें। और मैं चुन्नीलाल मीणा यहाँ व्याख्याता पद पर हूँ और इस इवेंट में मुझे भी प्रभार दिया हुआ है जिसको मैं कोशिश करूँगा अच्छे से उस कार्य को पूर्ण करने में पूरा इनका सहयोग करूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अभियान जारी है। अभियान के संबंध में खैरतौल और भिवाड़ी में बैठकें हुई। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला सचिवालय खैरतौल के सभागार में किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करे। शराब पीकर तेज गति से गलत दिशा में या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। बिना रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। साथ ही शराब सेवन और ओवर स्पीड मामलों में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। उन्होंने स्टेट हाईवे 25 पर सभी 19 अनाधिकृत कट अभियान खत्म होने से पूर्व बंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, डिप्टी SP राजेंद्र कुमार, DTO सविता भारद्वाज आदि मौजूद रहे। उधर खैरतौल थाना पुलिस द्वारा शुक्रवार को हनुमान चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। बिना कागजात या बिना हेलमेट पाए जाने पर चालान भी जारी किए गए। उधर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण की अध्यक्षता में भी सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध कर्ज को बंद करने, टूटी सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन पर चर्चा हुई। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैरतौल के दांतला रोड स्थित लाडली महल राधा रानी मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी झालरों, पुष्पों और दीपों से सजाया गया। मंदिर के महंत शशि भूर्ण गल्याण ने बताया कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक अन्नकूट का प्रसाद वितरण हुआ। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।
भिवाड़ी में प्रसिद्ध सीए ब्रजमोहन एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में गुरुवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा ऑफिस धुएं और लपटों से गिर गया। मौके पर पहुंची भिवाड़ी नगर परिषद और रीको की दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑफिस फर्नीचर और महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। किसान महापंचायत खैरतल तिजारा द्वारा खैरतल कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। इस दौरान प्याज के दाम बढ़ाने और किसानों को सहायता सहित कई मांगे उठाई गई। विधायक दीपचंद खैरिया की उपस्थिति में यहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहताश बोहरा और प्रदेशाध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव सहित सुरेश बिजारनिया, वीरेंद्र चौधरी, वीर सिंह ग्वाला और सज्जीत चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर 17 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरने की जानकारी दी गई। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने मोमनपुर गांव में अमर शहीद हवलदार महावीर सिंह की प्रतिमा स्थापना समारोह में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि शहीद महावीर सिंह जैसे वीर जवानों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। वहीं शहीदों की स्मृति को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रतिमा अनावरण के बाद डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। साथ ही कहा कि सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी से बहरोड क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क आदि के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। वहीं इस दौरान ग्रामवासियों ने डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। जाटो महासभा समिति द्वारा संगठन कार्यालय पर बैठक की गई। इस दौरान सामूहिक विवाहों के लिए वर और वधु पक्ष को वस्त्र वितरण भी हुआ। आगामी 9 नवंबर को 15 जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। वहीं जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने समाज के लोगों से आयोजन में सहयोग की अपील की है। इस दौरान धर्मपाल सिंह जाटव और रमेश जाटव आदि ने विचार रखे। 9 नवंबर 2025 को अलवर रिसोर्ट 200 फुट बाईपास रोड पर 15 जोड़ों का समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह किया जाना तय है। उस कार्यक्रम के तहत आज वर एवं वधु पक्ष को कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जिन जिन कमेटियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उन कमेटियों से आज बुलाकर सारी तैयारियों के बारे में जानकारी करी है और जो पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें विशेष रूप से कल भोजन, पानी, नाश्ते की जो व्यवस्था के लिए हलवाई है जो वो अपने कल सुबह कार्यक्रम चालू हो जाएगा और सामग्री के लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं, जिसमें विशेष तौर से प्रातः 10 बजे वर पक्ष को समिति के कार्यालय पर आना है। यहाँ से बैंड बाजे, घोड़ी आदि के साथ दूल्हे निकासी करते हुए विवाह स्थल तक पहुँचेंगे और वधु पक्ष को प्रातः 10 बजे सीधे विवाह स्थल पहुँचना होगा। इसके बाद जलपान की व्यवस्था होगी और दोपहर 1 बजे विवाह की रस्म अदा की जाएगी और ठीक 4 बजे इनको विधि विधान के तहत जो इनको सामग्री दी जाएगी, घरेलू सामान जो है वो सौंप कर इनको विदा किया जाएगा। बीच का जो कार्य समय है उस समय मुख्य वक्ताओं द्वारा भाषण समाज सुधार के लिए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की कार्य योजना को लेकर समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, टूरिज्म, पीएचईडी, यूआईटी, नगर निगम और विद्युत निगम आदि विभागों के अफसरों को जरूरी हिदायतें दी। साथ ही आमजन को योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। वहीं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत आरोग्य केंद्रों को 30 नवंबर तक प्रारंभ कराने पर जोर दिया। बैठक में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश सैनी, यूआईटी के अधीक्षण अभियंता तैयब खान, डीआईसी महाप्रबंधक एमआर मीणा आदि अधिकारी मौजूद रहे। चलते चलते को अब फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। शराब के नशे में बेरहमी से पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट। नौगावा के नीकच में हुई वारदात। रशिया में लापता लक्ष्मणगढ़ के मेडिकल छात्र की मिली लाश। नदी में बहे युवक का 19 दिन बाद बांध में मिला शव। वहीं एक सहपाठी द्वारा धमकी देने का तथ्य भी आया सामने। चौतरफा सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की गई जान। वहीं कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा सहित हादसों में कमी को लेकर दी हिदायतें। और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर छाया देशभक्ति का जज्बा। स्टेडियम सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।